बच्चों, आज हम लोग विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई एकांकी संस्कार और भावना, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को एकांकी संस्कार और भावना की पूरी एक्सप्लेनेशन बता दी थी। मैंने काफ़ी विस्तार से उसको बताया हुआ है। उसमें आपको एकांकी का सारांश, एकांकी के कठिन शब्दों के अर्थ और एकांकीकार का परिचय, इसके साथ ही साथ आपके 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं: एकांकी का उद्देश्य, एकांकी का स्वरूप और एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। ठीक है, तो वो तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं मैंने उसके आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बता दी है और कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताई हुई है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, यानी एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है, तो वो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि एकांकी जो है उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। और आपके 3 क्वेश्चंस भी मैंने उसमें कवर कर दिए हैं, तो उसे भी आप उसमें देखिए। और फिर आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं हम लोग। और जैसा कि आपको पता है बच्चों कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूछने का, वो एकांकी का भी वही है जो कि कहानियों और कविताओं का है। यानी आपका 1 पैराग्राफ है, 10 मार्क्स का है और उसके जो क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 और 3-3 में ऐसे करके डिवाइड होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चन पूछने का जो प्रारूप है, यानी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो जैसे कि कोई भी पैराग्राफ है, उसका कथन का जो वक्ता है वो कौन है, श्रोता कौन है, या पात्र का चरिचित्रण करने को आ सकता है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बताए हैं आपको, शीर्षक की सार्थकता, एकांकी के उद्देश्य और स्वरूप, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपको आना है। कोई भी पैराग्राफ उठा लीजिए, उस पर आपको ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। इसके अलावा एकांकीकार ने समाज की जिस समस्या को उठाया है, उस समस्या का समाज पर क्या प्रभाव है या समाज में क्या सही है गलत है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। या फिर एकांकीकार ने क्या संदेश देना चाहा है एकांकी के माध्यम से, तो इस पर भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन तैयार किया है बच्चों, वो मैंने ऐसे ही तैयार किया है कि आपका ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए ये सब कुछ उसमें कवर हो जाए। ठीक है, और आपको कहीं और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस तैयार किए हैं और साथ ही क्वेश्चन बताने के साथ साथ मैंने आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी मैंने आपको बताया है, ताकि आपको क्वेश्चन पता चल जाए लेकिन आंसर कैसे देना है ये अगर नहीं पता है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपको पूरे जो भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं उसे समझा सकूं, और वैसे ही मैंने तैयार भी की है। और मैंने बहुत मेहनत की है बच्चों आप लोगों के लिए। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका ये कवर हो जाए, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए, कुछ भी इधर उधर से आए, तो आप यदि इस वीडियो को देखते हैं और एक्सप्लेनेशन की वीडियो, दोनों ही वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर जो है 10 मार्क्स जो है वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाए और आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। ठीक है, मेरी ये पूरी कोशिश है। और चूँकि एकांकी जो है बच्चों, उसमें सामान्यतः हम जैसे एक कहानियों में क्या होता है कि हम सामान्य भाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन एकांकी में कुछ अच्छे साहित्यिक शब्द भी लिखने चाहिए। ठीक है, और कुछ जो है कीवर्ड्स लिखने चाहिए जिससे कि आपका आंसर जो है वो अच्छा बने। तो मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स में ये भी बताने का प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए कि आपके कीवर्ड्स क्या हैं या फिर आपको कुछ साहित्यिक शब्द कैसे लिखने हैं, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए ये पूरा चैप्टर जो है। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। संस्कार और भावना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 1, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसका है, कथन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी कथन का क्या अर्थ है।
उत्तर है उपर्युक्त कथन एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार की छोटी बहू उमा के हैं। और एकांकी की इन पंक्तियों में ही पूरी एकांकी का सार छुपा है। जब मनुष्य किन्हीं विचारों या बातों को अपनी मान्यताओं के कारण स्वीकार नहीं करना चाहता, तब वह उनका विरोध किसी भी सीमा तक जाकर करता है। लेकिन समय और परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मनुष्य अपनी पुरानी सड़ी गली मान्यताओं के कारण जिन बातों और विचारों का पहले विरोध करता है, परिस्थितिवश उन्हीं विचारों को अपना लेता है, अर्थात स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये पूरी एकांकी जो है इस से ही संबंधित है, यानी परिवर्तन, समय के साथ व्यक्ति को परिवर्तित होना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पर उत्तर में आपको समझाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उमा कौन है, उसके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है उमा इस एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार की छोटी बहू है। वह एक संस्कारी, धार्मिक एवं आदर्श बहू है। आधुनिक विचारों की होते हुए भी पुरातन विचारों में विश्वास करने वाली अपनी सास को पूज्य मानती है, उसकी अनुयायिनी है। अविनाश की पत्नी के बीमार होने का पता चलने पर अपने पति से उन्हें देखने जाने का आग्रह करती है, जिससे उसके हृदय की कोमलता और भावुकता का परिचय मिलता है। उमा एक तर्कशील नारी है। वह संयुक्त परिवार में विश्वास करने वाली पतिव्रता स्त्री भी है। ठीक है, तो यहाँ पर उमा के चरित्र की विशेषता हो गई कि वह एक संस्कारी, धार्मिक और आदर्श बहू है। ठीक है, और वो आधुनिक विचारों वाली है। इसके अलावा वो अपनी सास जो कि पुराने विचारों की है, फिर भी उसको पूज्य मानती है, उसकी अनुयायिनी है, यानी उसकी फॉलोवर है, उसकी बातों को मानती है। ठीक है, तो ये उसके चरित्र की विशेषता है। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण के ही द्वारा मैंने आपको ये बताया कि हृदय की कोमलता और भावुकता। ठीक है, तो ये भी उसके व्यक्तित्व का गुण है, और इसको मैंने एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है बच्चों। तो आप चरित्र की विशेषता जो है एकांकी से किसी भी उदाहरण को लेकर के लिखेंगे तो इससे आपका उत्तर प्रभावशाली रहेगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वह एक पतिव्रता स्त्री है, तो ये भी उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र की मुख्य विशेषता है। तो इसे आप ज़रूर लिखिए उत्तर में। और ये हो गया फिर आपका उमा का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार और भावना एकांकी हमें क्या संदेश देती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है संस्कार और भावना एक पारिवारिक एकांकी है जिसमें लेखक ने मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। प्राचीन रूढ़िवादी संस्कारों और भावनाओं के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण कर संस्कारों पर भावनाओं की विजय को दर्शाया गया है। एकांकीकार यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पारिवारिक संबंध ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मानवीय और प्रेम संबंध ही सबसे बड़ा संस्कार है। इसके लिए सड़ी गली प्राचीन परंपरागत मान्यताओं को अवश्य तोड़ना चाहिए। समय के साथ उन्हें परिवर्तित कर आधुनिक विचारों को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इस उत्तर में बच्चों आप ये पंक्ति कि हमारे पारिवारिक संबंध ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है, ये लाइन आपकी कीवर्ड्स के रूप में आप इसे लिखिए। और पूंजी का अर्थ होता है वेल्थ, यानी हमारी धन संपदा क्या है। तो हमारे जो पूंजीवाद, हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है, तो ऐसे ही आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, समाज में धर्म और जाति को लेकर किया गया भेदभाव उचित है या नहीं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं कि एकांकी में जिस भी समस्या को उठाया गया है तो उसका समाज पर क्या प्रभाव है या समाज में उस चीज़ को लेकर के क्या सोच है। तो इस बात को लेकर के ही मैंने आपके लिए प्रश्न तैयार किया है। तो उत्तर है, धर्म और जाति को लेकर किया गया इस प्रकार का भेदभाव किसी भी समाज की उन्नति और विकास में बाधक है। एक और दुनिया में नित नए आविष्कार और विकास हो रहे हैं, देश दुनिया प्रगति के पथ पर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर हमारा समाज धर्म और जाति के नाम पर आज भी बटा हुआ है। यदि कोई इसके विरुद्ध जाता है तो कोई उसका साथ नहीं देता है। समाज में व्याप्त कुंठित मानसिकता को तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह मानवता और देश की अखंडता के लिए अभिशाप है।
हमारे विचार से जातिगत भेदभाव उचित नहीं है। प्रेम और मानवता पर आधारित संबंध ही सबसे बड़ा संबंध है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा कि समाज में व्याप्त कुंठित मानसिकता यानी कंजर्वेटिव माइंडेड जो लोग हैं, तो ये जो संस्कार हैं इस तरह के, उसे ज़रूर तोड़ना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि मानवता और देश की अखंडता के लिए अभिशाप है। तो ये दोनों ही पंक्तियाँ कीवर्ड्स के रूप में हैं और इसे आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट गद्यांश 2। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का वक्ता और श्रोता कौन है? किस नारी के मन का अंतर्द्वंद्व व्यक्त हुआ है? उसके पश्चाताप का क्या कारण है? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं और ये तीनों ही जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों का वक्ता वृद्धा माँ और श्रोता माँ की छोटी बहू है। मध्यम वर्गीय परिवार की माँ अपने हिंदू धर्म के प्राचीन रूढ़िगत संस्कारों, कुल, धर्म, जाति पाति में इतनी बंधी हुई है कि वह अपने बड़े बेटे के विजातीय विवाह के कारण उसका परित्याग कर देती है। किंतु अपने बेटे से अलग रहना उसके लिए कष्टदायी भी है। जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा प्राणघातक बीमारी से जूझ रहा है, तब वह दुखी होती है। उसकी ममता प्रबल हो जाती है। वह सोचती है कि काश निर्मम होकर संस्कार के बंधन की दास्ता से निकल पाती और अपने पुत्र से मिल पाती। माँ को रूढ़िवादी विचार और संस्कार के कारण अपने बेटे और बहू से बिछड़ने का पश्चाताप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों प्रश्न के उत्तर आपके हो गए। 2 प्रश्न जैसे कि आपके प्रस्तुत पंक्तियों में वक्ता और श्रोता यानी बोलने वाला और सुनने वाला कौन है, ये आपने सिंपल बता दिया। और दूसरा प्रश्न आपका कि किस नारी के मन का अंतर्द्वंद्व व्यक्त हुआ है, तो इसे आपने 2-3 लाइनों में पूरा अच्छे से डिटेल समझा दिया। तो इससे आपका उत्तर जो है काफ़ी अच्छा हो गया बच्चों। तो इस तरह से ही आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, माँ किन संस्कारों में पली बढ़ी है, उन संस्कारों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, एकांकी में वृद्धा माँ हिंदू मर्यादा और संस्कारों में पली बढ़ी है। वह जाति प्रथा, ऊंच नीच आदि के भेदभाव को मानने वाली है तथा वह विजातीय विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती है। वह समाज द्वारा बनाई गई हिंदू नियमों, रीति रिवाजों को मानने वाली महिला है, क्योंकि वह इसी वातावरण में पली बढ़ी है जिसका प्रभाव उसके जीवन भर बना रहता है। वह समय और परिस्थितियों के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाती है तथा संस्कारों की दास बनी रहती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? माता पिता और संतान के संबंध में उसने के क्या विचार हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको गद्यांश दिखा रही हूँ। यहाँ पर गद्यांश में ही लिखा हुआ है कि स्वयं उसने मुझसे कहा था। ठीक है, तो इस पर ही आधारित प्रश्न आपका मैंने तैयार किया है और उत्तर है, उसने शब्द का प्रयोग अविनाश के लिए किया गया है जो कि माँ का बड़ा बेटा है। माता पिता और संतान के संबंध में उसका विचार है कि संतान का पालन पोषण करना माता पिता का नैतिक कर्तव्य है, यह उनकी जिम्मेदारी है। वह किसी पर कोई एहसान नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो सकें इसमें ही उन्हें परितोष समझना चाहिए। इससे अधिक की अभिलाषा करना मोह है। अविनाश अपनी माँ को यही समझाना चाहता है कि संस्कार निभाना अच्छी बात है, किंतु उसे बोझ रूप में ढोना, उसके लिए अपनों का त्याग करना संस्कारों का दास बनने जैसा है। अतः वही हमारा परम शत्रु है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंक्ति कि संतान का पालन पोषण करना माता पिता का नैतिक कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, तो ये पंक्ति आपकी कीवर्ड्स के रूप में ज़रूर लिखिए बच्चों। और दूसरा ये कि इससे अधिक की अभिलाषा करना मोह है। ठीक है, तो ये भी कीवर्ड्स के रूप में आपको लिखनी चाहिए। आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की दास्ता से क्या तात्पर्य है? कौन संस्कारों की दास्ता से मुक्त होने में विफल रही? ठीक है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके बच्चों। उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी में हिंदू समाज में व्याप्त कुल, धर्म, जाति पाति के भेदभाव का उल्लेख किया गया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की माँ अपनी रूढ़िवादी संस्कारों के बंधन में बंधी है। वह उन रीति रिवाजों का पालन करना, उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझती है। यही कारण है कि वह अपने बड़े बेटे के अंतर्जातीय विवाह का विरोध करती है। माँ जाति प्रथा को मानने वाली महिला है और कोई भी उसके धर्म के नियमों को तोड़ नहीं सकता। वह अपने रूढ़िवादी संस्कारों की दास बनी हुई है, उससे मुक्त होने में असफल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कारों की दास्ता का क्या तात्पर्य है, इसको पूरा डिटेल्ड में समझाया गया है कि जाति पाति और इन सब चीज़ों को मानना ही दास बने रहने जैसा है। और फिर चूँकि इन्हीं सब चीज़ों से वो निकल नहीं पाती है माँ, तो उसकी दास बनी हुई है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। गद्यांश 3 है, पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। जिसे वह प्यार करती है उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, कथन का वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता का परिचय दीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त कथन का वक्ता अविनाश की पत्नी है और श्रोता उमा यानी छोटी बहू है। अविनाश की पत्नी एक बंगाली युवती है। वो बहुत ही सुंदर है, बड़ी बड़ी काली आँखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट है। जो भी उसे एक बार देख लेता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह बड़ों के प्रति आदर भाव भी रखती है। अविनाश के बीमार होने पर उसकी बहुत सेवा करती है तथा किसी से मदद भी नहीं लेती। उसका यह व्यवहार उसके स्वाभिमानी और पतिव्रता होने का परिचायक है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अविनाश की पत्नी के चारित्रिक विशेषता में स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री, ये उसका मुख्य चरित्र की विशेषता है उसके, तो ये आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश कौन है? उसका अपने परिवार से किस प्रकार का मतभेद है? मतभेद यानी विचारों में भिन्नता है। उत्तर है, अविनाश एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का और माँ का बड़ा बेटा है। उसने विजातीय युवती से प्रेम विवाह किया है। उसका परिवार प्राचीन संस्कारों का पालन करना अपना धर्म समझता है। अतः परिवार के लोग, विशेषकर माँ, उसके अंतर्जातीय विवाह का सबसे अधिक विरोध करती है और अपने बेटे का परित्याग कर देती है। इसी वैचारिक भिन्नता के कारण वह अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैचारिक भिन्नता ये एक साहित्यिक शब्द है और ये कीवर्ड्स के रूप में भी अपने उत्तर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने अविनाश की पत्नी को क्यों नहीं अपनाया? उत्तर है, मध्यम वर्गीय परिवार की माँ एक हिंदू वृद्धा है। वह हिंदू धर्म के रीति रिवाज और प्राचीन संस्कारों को मानने वाली है। उसका पालन करना ही अपना कर्तव्य समझती है। उसका बड़ा बेटा अविनाश उसकी इच्छा के विरुद्ध एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है, परंतु माँ रूढ़िवादी संस्कारों और मानसिकता के कारण इस विवाह को मान्यता नहीं देती और अपनी बहू को स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अविनाश की पत्नी को दोषी मानते हैं? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं बच्चों कि आपके विचार अपने व्यक्त कीजिए। उत्तर है, मेरे विचार से अविनाश की पत्नी दोषी नहीं है। विवाह एक पवित्र बंधन है जिसका आधार प्रेम होता है, जाति नहीं। उसने एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन किया है। वृद्धा माँ भी उसे केवल जाति के आधार पर दोषी मानकर स्वीकार नहीं करती है। वास्तव में दोषी वह नहीं बल्कि हम और हमारा समाज है, जो प्राचीन रूढ़िवादी अनुपयोगी मान्यताओं से जकड़ा है और उसी के बंधन में बंधा हुआ है। अतः मेरे विचार से अविनाश की पत्नी पर दोषारोपण करना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये आंसर जो है, हम और हमारा समाज, ये रूढ़िवादी संस्कारों और अनुपयोगी मान्यताओं से जकड़ा हुआ है। तो ये पंक्ति आप कीवर्ड्स के रूप में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये पंक्ति ही आपको पूरा आंसर कवर कर दे रही है। ठीक है, और ये विचार मैंने अपने अनुसार लिखे हैं। आप स्वयं से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जो भी आपके विचार हों।
ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गद्यांश 4। इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल, वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूँगी। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है, उसकी मनोव्यथा का वर्णन कीजिए। मनोव्यथा अर्थात मन का दुख। उत्तर है, प्रस्तुत कथन का वक्ता माँ है। इन शब्दों में वृद्धा माँ की मनोव्यथा व्यक्त हुई है जब उसे पता चलता है कि उसके बड़े बेटे अविनाश की बहू सख्त बीमार है तो वह बहुत ही चिंतित हो जाती है। उसे लगता है कि यदि अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया अर्थात उसकी मृत्यु हो गई तो उसका बेटा भी अपनी पत्नी के शोक में मर जाएगा। यह सोचकर वह अत्यंत व्याकुल हो उठती है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में तू संबोधन किसके द्वारा किसके लिए किया गया है, वह उससे क्या कहना चाहती है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं बच्चों। यहाँ पे तू संबोधन जो है वो पंक्ति में ही दिया हुआ है। तो उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में तू का संबोधन अतुल के लिए हुआ है। अतुल को तू कहकर उसकी माँ ने संबोधित किया है। वह अतुल से कहना चाहती है कि वह उसे उसके बड़े बेटे अविनाश के घर ले चले। वह सोचती है कि यदि वह वहाँ नहीं गई तथा उसकी बड़ी बहू की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हुई तो बड़ी बहू की मृत्यु हो जाएगी और इस आघात को उसका बड़ा बेटा अविनाश नहीं सह सकेगा। यही कारण है कि वह अत्यंत व्याकुल होकर अविनाश के घर जाना चाहती है। ठीक है, तो उसमें ये एक साहित्यिक शब्द है आघात, तो इसे आप कीवर्ड के रूप में अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें किसको बचाने की शक्ति थी, क्या यह नारी निर्मम थी, यदि हाँ तो उसकी निर्ममता का क्या कारण था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है वो गद्यांश के इस जो पंक्ति है इससे ही रिलेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पहले माँ का एक वक्तव्य है कि मुझ में ही से बचाने की शक्ति है, तो उससे ये बना हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पंक्ति से ही प्रश्न आपको मिल रहे हैं, पूरी एकांकी से कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल रूप में ये प्रश्न तैयार किया है। और उत्तर है, वृद्धा माँ में अपने बड़े बेटे अविनाश को बचाने की शक्ति थी। वृद्धा माँ का जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत में बहुत विश्वास था। संस्कारों की दास्तां ने ही उसे निर्मम बना दिया था। इसी कारण उसने बड़े बेटे द्वारा एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह करने पर उसे अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी की मुख्य पात्र माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण तो आपको अच्छे से तैयार करना है बच्चों, तो उसके कैरेक्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। उत्तर है, माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है जो भारतीय संस्कृति के प्राचीन रीति रिवाजों को मानने वाली धर्म सहिष्णु आदर्श नारी का प्रतीक है। रूढ़िवाद और जातिवाद में विश्वास करने के कारण अपने बेटे के अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती है, किंतु बेटे से अलग रहना भी उसके लिए कष्टदायी है। उसकी बीमारी का पता चलने पर उसके भीतर की ममतामयी माँ का हृदय भावुक और बेचैन हो उठता है। माँ अपने विचारों पर दृढ़ है, किंतु जब उसे पता चलता है कि अविनाश तो ठीक हो गया है लेकिन उसकी पत्नी अब बीमार हो गई है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसकी ममता उसे अपने बड़े बेटे और बहू के पास खींच ले जाती है। अपने पुराने संस्कारों को तोड़कर अपनी बहू को अपनाना ही उसका हृदय परिवर्तन है, यही उसके चरित्र की महानता है। ठीक है, तो माँ का जो चारित्रिक गुण है वो धर्म सहिष्णु यानी धर्म के प्रति उसके कोमल हृदय है और एक आदर्श नारी का प्रतीक है। साथ ही वो ममतामयी माँ है यानी ममता है उसके भीतर और भावुकता है। और सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर की उसका जो हृदय परिवर्तन है, तो ये आप लाइन ज़रूर लिखिए, कीवर्ड्स के का भी काम करेगा और इसके माँ के चरित्र की मुख्य विशेषता है, तो इस पंक्ति को आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों माँ का चरित्र चित्रण। और एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, गद्यांश है, माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। ठीक है, तो इस गद्यांश का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बताया हुआ है, तो इसे आपको समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए बच्चों। और इस पर आप स्वयं से प्रश्न बनाइए
और उसके उत्तर भी आप स्वयं से लिखिए ताकि आपकी लेखन क्षमता बढ़े, आपकी सोचने की क्षमता बढ़े और क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। तो उसके आधार पर ही आप कुछ क्वेश्चंस तैयार कीजिए और उसके आंसर्स लिखिए। और फिर ये हो गया बच्चों आप लोगों का संस्कार और भावना के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।